ने हरिया को और उसके काम से भगा देने की धमकी देने लगा। अब मुन्नी लाचार हो गई और दूसरी तरफ धन का लालच जो बार बार हाँ करने पर मजबूर कर रहा था। अब तो मुन्नी मान गई महेश की बात को और अब वह पूरे दिन सुबह से शाम तक महेश की बाहों में रहने लगी। इसकी तनिक भी भनक हरिया व किसी और को न हुई और महेश मुन्नी को कभी पैसा, कभी गहना, कभी कपड़ा आदि देने लगा और हरिया ने कभी सोचा ही नहीं उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है वही उसे धोखा दे रहा है। अब मुन्नी देर रात तक महेश के घर रहती और महेश उसे अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर छोड़ने जाता। यह बात हरिया को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हरिया छोटा गरीब होने के कारण कुछ न बोलता। अब उसे यही चिंता सताने लगी और अब वह काम करना बंद कर दिया। दिन भर घर में रहता और इसी चिंता में पड़ा रहता था। अब वह पूरी तरह पत्नी की कमाई खाने पर निर्भर हो गया था। अब मुन्नी को हरिया की चिंता न थी। वह खाना बनाकर तेज व तीखी आवाज़ में बोलती थी, खाना हो गया, आके खा लो। हरिया बिना कोई सवाल के चुपचाप खा लेता और बाहर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहता। इससे उसका शरीर और जल्दी बूढ़ा होने लगा और अब वह कमज़ोर हो गया। अब तो वह कहीं भी नहीं आता जाता, दिन भर वहीं खाट पर पड़ा रहता, किसी ख्याल में खोया रहता और मुन्नी महेश के साथ ज़िंदगी बिताने लगी। और अब हर रोज़ महेश देर रात तक उसे छोड़ने आता था। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब तो मानो मुन्नी हरिया को पहचानती भी न थी कि वह कौन है या हरिया भी कोई है जो उसकी निजी ज़िंदगी से संबंध रखता हो। अब तो वह महेश के साथ घर बसाने के सपने देखने लगी। अचानक ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उस दिन जब मुन्नी ठाकुर साहब के घर गई तो कुछ नए चेहरे देखकर ठिठक गई। फिर उसे पता चला कि वे नए लोग जिन्हें वह देख रही है छोटे ठाकुर महेश के लिए रिश्ता लाए। ठाकुराइन ने मेहमानों के जाने के बाद मुन्नी को एक सुंदर लड़की की तस्वीर दिखाते हुए बोली, देख मुन्नी, मेरी छोटी बहू। यह सुनकर मुन्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तस्वीर को देखा भी नहीं, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चुप रहने के सिवाय और कर भी क्या सकती थी। अतः किसी तरह स्वयं को काबू किया और घर का सारा काम पूरा कर महेश का इंतज़ार करने लगी कि महेश अभी आएगा, उसे बाहों में भर लेगा। परंतु जब शाम हो गई महेश का पता नहीं चला तो उसने ठाकुराइन से महेश को पूछा तो ठाकुराइन ने बताया महेश अपनी शादी के लिए लड़की देखने गया। अगले 2 दिन बाद महेश की शादी। यह सुनकर मुन्नी अवाक रह गई और किसी तरह अपने आंसुओं व भावनाओं को समेटते छिपाते हुए अपने घर के रास्ते पर नंगे पाँव ही चल पड़ी। और उस रात मुन्नी ने खाना नहीं खाया और स्वयं भूखे पेट सो गई। उसे यह भी न याद था कि कोई हरिया भी है जो उसकी राह और तीखी आवाज़ जो खाने के लिए होती है का इंतज़ार कर रहा है। हरिया कुछ नहीं बोला और भूखे सो गया। अगली सुबह मुन्नी के कदम हवेली की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, मगर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई थी कि एक बार वह महेश से मिलकर अपने वादे को याद दिला दे। पर फिर वह इस असमंजस में पड़ी चलती रही और कब तक हवेली पहुंच गई पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नज़र महेश से मिली। महेश ने उससे नज़र हटा लिया। अब वो पूरी तरह महेश को समझ चुके थे, फिर भी दिल के किसी कोने में एक बार बात करने की इच्छा थी। वो घर के काम खत्म करके महेश के पास पहुंची। महेश ने उसे झिड़क दिया और डांट दिया। इस पर मुन्नी ने ठाकुराइन से महेश की शिकायत करने की धमकी दी तो महेश ने उसके गाल पर 2 थप्पड़ लगा दिया। अब मुन्नी पूरी तरह महेश को समझ चुकी थी। अब वो अपने घर के राह पर चल पड़ी। रास्ते भर में उसे महेश का थप्पड़ व अपनी करनी याद आती। अब वो अपने कदम पर इतना पश्चाताप महसूस कर रही थी कि उसके कदम हवेली व घर के बीच रास्ते में रुक गए। उसे दुनिया से नफरत हो गई। उसने अपना सब कुछ महेश को सौंप दिया था और अब वह किस मुंह से हरिया के पास जाएगी, क्या बोलेगी, क्या कहेगी, आदि सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। किसी तरह उसने अपना चेहरा साड़ी से छिपाकर घर तक गई और जल्दी से खाना बनाया और बड़े प्यार से हरिया को खाना खिलाकर अपने खाने बैठी रही। हरिया कुछ समझ नहीं पा रहा था। गर्मी का मौसम। हरिया रोज़ की तरह चांदनी रात में उसी पेड़ के नीचे अपनी खाट पर आकर लेट गया। जाने कब उसे नींद लग गई। रात में अचानक सुर सुनकर उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि उसकी झोपड़ी जल रही है। लोग पानी फेंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पहले तो हरिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं, परंतु वह उठकर पास गया तो देखा कि सचमुच उसका सब कुछ जल रहा है और देखते देखते सब कुछ राख के एक ढेर में बदल गया। उसका घर, संसार और उसकी मुन्नी भी अब नहीं रही थी। अगले दिन ठाकुर, ठाकुराइन व महेश हरिया के घर आए और उसे सांत्वना देने लगे। इस पर हरिया अपना आपा खो चुका था और महेश से लड़ गया। महेश ने हरिया को गाँव वालों के सामने 100 कोड़े लगाए और बहुत बुरा भला कहा, गालियाँ दी और पिता का नाम लेकर भी गालियाँ दी। यह हरिया सहन न कर सका। उसका सब कुछ लुट चुका तो उसने भी महेश का जवाब दिया। इस पर ठाकुर साहब ने उसे गांव छोड़ने के लिए कहा। तब से हरिया गांव छोड़कर गांव से बाहर आकर झोपड़ी में रहने लगा। और फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। मैंने अपने आप को आज के समय में पाया, मानो यह एक सपना था। फिर मैंने सामने बैठे उस हरिया चाचा को देखा। इस कहानी पर विश्वास करना जैसे मुश्किल हो गया था। फिर मैंने देखा हरिया चाचा की आंखों से आंसू भी सूख चुके थे।
हमने पूछा, चाचा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा, बाबूजी मैं एक बार अपनी मुनरी की राख को देखना चाहता हूँ, जहाँ वह मुझसे अंतिम बार मिली थी। हमने हरिया चाचा को सांत्वना दिलाई, वहाँ से आगे बढ़े। गांव में पहुंचकर हवेली पहुंचे तो पता चला ठाकुर दयाल शंकर व ठकुराइन अब इस दुनिया में नहीं रहे और महेश अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहे। महेश के बड़े भाई ठाकुर नरेश से हमने कहा तो वह हमारी बात को मान गए। अगली सुबह हम ठाकुर नरेश के साथ हरिया की उस पुरानी झोपड़ी के पास गए तो देखा रात के हवा के झोंकों से पीपल का पेड़ गिर चुका था। फिर हम गांव के बाहर हरिया चाचा के घर पहुंचे तो वहां पहले से भीड़ इकट्ठी थी। हमारे एक मित्र ने आगे जाकर देखा और चिल्लाया। अब हम भी भीड़ को चीर कर वहाँ गए तो हमारे दिमाग ने, हृदय ने, मानो पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। वहाँ एक शरीर जिसमें पेट, पीठ, हड्डियाँ कुछ था ही नहीं को देखकर मैं अवाक रह गया। लोगों ने उस शरीर को कपड़े में लपेटकर जला दिया। देखते देखते सब एक राख का ढेर बन गया। मुझे अफसोस आज भी है, क्यों ना हम एक दिन पहले हरिया चाचा को मुनरी की राख से मिला देते। इस घटना को हुए 30 वर्ष बीत गए, फिर भी आज भी हरिया चाचा का दुखी चेहरा आंखों में घूमता है। वो पथराई आंखें जो किसी का इंतज़ार करती रही और अब हरिया चाचा हमारे लिए सिर्फ याद बनकर रह गए। अब मेरे दोस्त भी अलग अलग स्थान में जाकर रहने लगे, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम नई कहानी के साथ फिर से आपके लिए प्रस्तुत होंगे।